आलमी मंजर में सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका बहरान की। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापाक्से के मुल्क छोड़ने के बावजूद हालात बदस्तूर कशीदा हैं। बुध को मुजाहिरीन का एक ग्रुप सड़कों पर निकल आया और जबरदस्ती वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे के दफ्तर में घुस गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन मुजाहिरीन पीछे नहीं हटे। पाक्से के फरार होने और मुल्क में हंगामी हालत के ऐलान के बाद रानिल विक्रमसिंघे निगरान सदर बन गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि वो गोटा और रानिल हुकूमत के खिलाफ हैं और दोनों के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। एक मौके पर मुजाहिरीन वजीर आजम ऑफिस के गेट पर चढ़ गए थे, कुछ गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कई मुजाहिरीन सिक्योरिटी फोर्सेस पर बोतलें फेंक रहे थे। ताहम बाज़ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इमरजेंसी के नाफिज और कर्फ्यू का मुजाहिरीन पर कोई असर नहीं हुआ। मुजाहिरीन हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ इसलिए हैं ताकि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सके। श्रीलंका में हालात बेहद कशीदा हैं। पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। गोटाबाया मुस्तफी हुए बगैर मालदीव फरार हो गए हैं। इससे मुजाहिरीन और भी नाराज हो गए हैं क्योंकि इससे नई हुकूमत की तश्कील का काम रुक गया है। रानिल विक्रमसिंघे को सदर गोटाबाया राजापाक्से के मुल्क से फरार होने के बाद कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया गया है, जिसके बाद अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। जब पुलिस ने हुजूम को पार्लियामेंट हाउस और पीएम हाउस में दाखिल होने से रोका तो वहां हंगामा बर्पा हो गया। मुजाहिरीन को डराने धमकाने के लिए फोर्सेस ने 10-12 राउंड भी हवा में फायर किए, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। ये रिपोर्ट देखिए और मजीद जानकारी हासिल कीजिए। बगावत, बवाल और इमरजेंसी, मुल्क छोड़कर भागे राजापाक्से, मुजाहिरों में शिद्दत, सड़कों पर संग्राम, वजीर आजम के दफ्तर पर धावा। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापाक्से के मुल्क छोड़ने के बाद मुल्क में अवाम का गुस्सा बढ़ गया है। वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ने मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। अवाम सड़कों पर है, सदर फरार, जबकि वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ऐवान वजीर आजम में महसूर हैं। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज है। कानून को नाफिज करने वाले और बदलाव के मतवाले एहतजाजियों के बीच झड़पें हो रही हैं। एहतजाजियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले हत्ता के ताकत का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फौजी अहलकारों ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के गोले दागे, जो दीवार पर चढ़कर वजीर आजम की रिहाइशगाह में दाखिल हो रहे थे। जराये के मुताबिक फायरिंग की भी खबरें हैं। मौके पर पहुंचने वाले मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कोलंबो में वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज के पेश नजर बड़ी तादाद में फौजी अहलकार तैनात किए गए हैं। श्रीलंका की खबर रसा एजेंसी न्यूज वायर के मुताबिक वजीर आजम के दफ्तर में मुजाहिरों के दौरान कम से कम 30 मुजाहिरीन जख्मी हो गए हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आंसू गैस और वाटर कैनन के गोले दागे जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने कोलंबो में वजीर आजम के दफ्तर के अहाते में तोड़फोड़ की। ये उस वक्त हुआ जब हजारों मुजाहिरीन सदर राजापाक्से और वजीर आजम विक्रमसिंघे के इस्तीफे का मुतालिबा करने के लिए जमा हुए। पार्लियामेंट की इमारत पर हमला करने के बाद मुश्तइल हुजूम सरकारी न्यूज चैनल के दफ्तर में भी घुस गया। यही नहीं, एक एहतजाजी न्यूज एंकर की जगह आकर बैठ गया और लाइव आकर बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद टीवी चैनल की नशरियात बंद करना पड़ी। श्रीलंका के वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ने मुजाहिरीन के उनके दफ्तर पर धावा बोलने के बाद फौज और पुलिस को अमन बहाल करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन के जेर कब्जा रियासती इमारतों को रियासती तहवील में वापस किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ श्रीलंका के स्पीकर ने मकामी मीडिया को बताया है कि राजापाक्से ने यकीन दहानी कराई है कि उनका इस्तीफे का खत दिन के अख्तिताम से पहले हवाले कर दिया जाएगा। ये कहना बेजा न होगा कि अवाम का एतमाद सियासतदानों पर से उड़ गया है, इसलिए वो रानिल विक्रमसिंघे को भी कारगुजार सदर के ओहदे पर नहीं देखना चाहते। एहतजाजियों का कहना है कि इमरजेंसी का निफाज अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि उनकी आवाज़ को दबाने के लिए किया गया है। उनका ये भी दावा है कि वज़ीर आज़म विक्रमसिंघे इमरजेंसी का ऐलान नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ऐसा करने का इख्तियार नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। श्रीलंका में सड़कों पर मौजूद अवाम को देखकर नहीं लगता ये बहरान जल्द थमने वाला है। 22 करोड़ की आबादी वाला ये मुल्क कई माह से मुआशी बहरान से गुजर रहा है और अब इसे सियासी बहरान का भी सामना है। आइए जानते हैं ये श्रीलंका में ये बहरान कब और कैसे शुरू हुआ। श्रीलंका एक गहरे सियासी और माशी बहरान में फंस गया है। सदर गोटाबाया राजपक्से ने आर्जी तौर पर हंगामी हालत का ऐलान किया। सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने के इख्तियारात दिए गए। श्रीलंका के लगभग पूरी काबीना ने देर रात तक बैठक में इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राजपक्से और उनके भाई महेंद्र राजपक्से अलग थलग पड़ गए। इसके एक दिन बाद मरकजी बैंक के गवर्नर ने अपना इस्तीफे का ऐलान किया। सदर राजपक्से की मुश्किलात उस वक्त और बढ़ गईं जब वजीर खजाना अली साबरी ने इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका के डॉक्टरों ने कहा कि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। उन्होंने वार्निंग दी कि यह बहरान कोरोना वायरस से ज्यादा लोगों की जान ले सकता है। कई हफ्तों के एहतजाज के दौरान पुलिस की कार्रवाई में एक एहतजाजी की मौत हो गई। हुकूमत के हामियों और मुजाहिरीन के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई। 9 अफराद जाँ बहक हुए। हुजूम ने तशद्दुद के जिम्मेदारों को निशाना बनाया और अरकान पार्लियामेंट के घरों को आग लगा दी। महेंद्र राजपक्से ने वजारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हजारों मुजाहिरीन उनकी रिहायशगाह में घुस आए। फौजियों ने उन्हें किसी तरह बचा लिया। रानिल विक्रमसिंघे महेंद्र राजपक्से की जगह नए वजीर आजम बने। वजारत दिफा ने फौजियों को लूट मार में मुलविस किसी भी शख्स को देखते ही गोली मारने का हुक्म जारी किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के नए कर्फ्यू को मानने से इनकार कर दिया। हफ्ते के आखिर में कर्फ्यू उठा लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि श्रीलंका को एक संगीन इंसानी बहरान का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि खुराक की शदीद किल्लत के बाद 3/4 से ज्यादा आबादी ने अपनी खुराक कम कर दी है। हुकूमत ने कहा कि श्रीलंका में ईंधन तकरीबन खत्म हो चुका है और जरूरी खदमात के अलावा पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी है। हजारों मुजाहिरीन ने सदारती रिहायशगाह पर धावा बोल दिया। तहम राजपक्से इससे पहले ही चले गए थे। कोलंबो में उस वक्त मुजाहिरों में शिद्दत आ गई जब राजपक्से अपनी अहलिया और 2 मुहाफिजों के साथ श्रीलंका से मालदीव फरार हो गए। मुजाहिरीन पीएम हाउस में घुस गए। वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ने मुल्क में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। बहरहाल श्रीलंका में बने हालात कब सुधरेंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि सदर के फरार होने के बाद कोलंबो की सड़कों पर एक बार फिर एहतजाज शुरू हो गया है। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद श्रीलंका के वजीर आजम के दफ्तर की तरफ मार्च कर रही है। अवाम का गुस्सा किसी सूरत में कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूक्रेन की फौज के तर्जुमान ने कहा कि रूस मशरक़ी यूक्रेन में मजीद हमलों के लिए जंगी कार्रवाइयों को तेज करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ के तर्जुमान ने कहा कि इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि दुश्मन हिकमत अमली को बेहतर बनाने और स्लोवियांस्क में हमले करने के लिए साजगार हालात पैदा करने के लिए कार्रवाइयां जारी रखेगा। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन के फौजियों ने इज़िम के इलाकों में रूसी हमलों को कामयाबी से पसपा किया था। Іверському напрямку склад та положення ворожих військ без особливих змін. Окупанти обстріляли позиції наших військ із мінометів в районі Вовківки Сумської області. На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів. Основні зусилля зосереджує на обороні. Штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина українські захисники успішно відбили. Не виключається
продовження ведення противником штурмових дій для покращення тактичного положення та створення сприятливих умов для ведення наступу. यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने कहा कि श्रीलंका की सियासी और इक़्तिसादी तबाही को रूसी हथकंडों ने मौशी झटका पहुंचाने के लिए बढ़ावा दिया है। उन्होंने ये रिमार्क्स एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब के दौरान किया। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला तवन्नाई की कीमतों में इजाफे के मकसद से किया गया था। Російської тактики економічний шок. І це стосується вже не тільки нас. Погляньте лише на один приклад. На події на Шрі-Ланці, шокуюче зростання цін на їжу і паливо спричинило соціальний вибух. Ніхто зараз не знає, чим це закінчиться. Однак всі ви знаєте, що такі ж вибухи можливі і в інших країнах, які зачіпають продовольчі і енергетична криза. А що призвело до загострення цих криз? Цинічна блокада Росією наших морських портів, яка не випускає на світовий ринок критично важливе постачання. यूक्रेन के शहर लुहांस्क में रूसी अलहदगी पसंदों ने कहा कि यूक्रेन ने उनके फ़ज़ाई दिफा को निशाना बनाया है। रूस की सरकारी खबररसा एजेंसी RIA के फुटेज में लुहांस्क में धमाके और आग दिखाई दे रही है। अलहदगी पसंदों ने कहा कि उन्हें शुबा है कि यूक्रेन के फौजियों ने अमरीकी साख्ता हिमारस रॉकेट सिस्टम के जरिए उनके मकामात पर निशाना बनाया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन बतौर सदर अपने पहले दौरे मशरक़ी वस्ता पर इसराइल पहुंच गए हैं। इसराइली हुकाम ने बाइडन का वालहाना इस्तकबाल किया। खित्ते में ईरान इसराइल कशीदगी और आलमी तनाजुर में सदर बाइडन के दौरे को निहायत अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के सदर जो बाइडन बतौर सदर अपने पहले दौरे मशरिक़ वस्ता पर इसराइल पहुंच गए हैं। इसराइल पहुंचने के बाद बाइडन ने कहा कि वो अजीम तरीन अमन, ज़्यादा इस्तेहकाम, ज़्यादा राब्ते के ख़्वाह हैं। इसराइली हुक्काम ने बाइडन के इस्तकबाल के लिए सुर्ख कालीन बिछाई। एयरपोर्ट पर सियासतदानों की एक पूरी सफ ने उनका इस्तकबाल किया। बाइडन ने कहा कि मुझे ये कहते हुए फ़ख्र है कि इसराइल की रियासत के साथ हमारे ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा गहरे और मजबूत हैं। And now, as president, I'm proud to say that our relationship with the State of Israel is deeper and stronger, in my view, than it's ever been. And with this visit, we're strengthening our connections even further. We have reaffirmed the unshakable commitment of the United States to Israel's security, including partnering with Israel on the most cutting-edge defense systems in the world. Greater peace, greater stability, greater connection. It's critical, if I might add, for all the people of the region, which is why we'll discuss my continued support, even though I know it's not in the near term, a two-state solution. That remains, in my view, the best way to ensure the future of equal measure of freedom, prosperity, and democracy for Israelis and Palestinians alike. दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म ने बाइडन को इसराइल के बेहतरीन दोस्तों में से एक करार दिया। Mr. President, this is both a historic visit and a deeply personal one. It is historic because it expresses the unbreakable bond between our countries, our commitment to shared values, democracy, freedom, and the right of the Jewish people to a state of their own. And it is a very personal visit because your relationship with Israel has always been very personal. You once defined yourself as a Zionist. You said that you don't have to be a Jew in order to be a Zionist. And you were right. And in your case, a great Zionist and one of the best friends Israel has ever known. खित्ते में ईरान इसराइल कशीदगी और आलमी तनाजुर में सदर बाइडन के दौरे को निहायत अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। अपने 4 रोज़ा दौरे के दौरान वो इसराइली, फ़लस्तीनी और सऊदी अरब के हुक्काम से बातचीत करेंगे। वो जिद्दा में खलीज फारस ताउन कौंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे, जिसमें सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, इराक, बहरैन, उर्दन और मिस्र के सरबराहान भी शरीक होंगे।
जबकि जुमा को मगरिबी किनारे में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। माहिरीन का कहना है कि खित्ते और आलमी सूरत हाल के तनाजुर में जो बाइडन का दौरा सऊदी अरब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी लाने में माविन साबित होगा। बाइडन के सऊदी अरब के दौरे को रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में भी अहम करार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव के अलावा तेल की कीमतों में भी इजाफा देखा गया था। सऊदी अरब अमेरिका का खित्ते में अहम इत्तेहादी है और तेल की आलमी सतह पर सप्लाई में भी इसका अहम किरदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने अमरीका से मुतालबा किया है कि वो सदर जो बाइडन के खित्ते के दौरे से कब्ल मशरिक़ वस्ता में अपनी पॉलिसी तब्दील करे। काबिल ज़िक्र है कि बाइडन के एजेंडे में ईरान का जौहरी प्रोग्राम सर फहरिस्त है। ईरान ने अमरीका पर जोर दिया कि वो इसराइल की हिमायत बंद करे। ईरान का कहना है कि अमरीकी इंतज़ामिया अपनी ख़ारजा और इलाकाई पॉलिसी पर नज़रसानी करे, उसे अपने तर्ज अमल को बदलना चाहिए और सहूनी हुकूमत की हिमायत की पॉलिसी बंद करे। دولت امریکا و رئیس جمهور این کشور که اعلام میکنه که با انگیزه ایجاد صلح و ثبات میخوام به منطقه سفر بکنم، یک بازنگری در سیاست خارجی منطقه امریکا بکنن، نگاهی به نوع نگاه افکار عمومی در منطقه بکنن و متناسب با واقعیت‌های موجود رفتارشون رو تغییر بدن و سیاست حمایت از رژیم صهیونیستی رو به کنار بذارن. اراده مثبت میان سه کشور برای ارتقاء سطح همکاری ها هم در چارچوب دو جانبه و هم سه جانبه وجود داره. ما شاهد اتفاقات مثبتی انشاءالله طی روزهای آینده. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ وہ گزشتہ ہفتے کنزرویٹو پارٹی کے رہنما کے طور پر اپنے استعفے کا اعلان کرنے کے بعد عہدہ چھوڑ دیں گے۔ جانسن نے پارلیمنٹ میں قانون سازوں کو بتایا کہ مجھے اس شاندار ٹیم ورک پر فخر ہے جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر ان تمام منصوبوں میں شامل ہے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس کا آغاز اس وقت ہوا جب ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر نے البا پارٹی کے قانون ساز نیل ہینوی اور کینی میک کو چیمبر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ وہ سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم کی جانب سے اسکاٹ لینڈ میں نئے آزادی ریفرینڈم کے انعقاد کی سرکاری درخواست کو مسترد کیے جانے کے بعد احتجاج کر رہے تھے۔ I just want to say to him, really, Mr. Speaker, the next leader of my party may be elected by acclamation, so it's possible this will be our last confrontation over this. It's possible. So I want to thank him. I want to thank him for the style in which he's conducted himself. I think it'd be fair to say he's been considerably less lethal than many other members of this House. And it's perfectly true that I leave not at a time of my choosing. And it's absolutely true. But I am proud of the fantastic teamwork that has been involved in all of those projects, both nationally and internationally. افغانستان میں گزشتہ ایک ہفتے سے ملک کے مشرقی علاقوں میں آنے والے سیلاب سے کم از کم 39 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ عبوری طالبان حکومت کی وزارت برائے ہنگامی امور کے ترجمان محمد نسیم حقانی کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں 12 شہروں کو اپنے زیر اثر لینے والی سیلاب کی آفت میں اب تک 39 افراد ہلاک اور 81 زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ جانی نقصان غزنی زابل میں ہوا ہے۔ 2000 سے زائد جانیں تلف ہوئی ہیں اور 12,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ خو د بل چا له طرفه نه دي سوي او حال دا چې دا خلک ډېر مستحق دي، دا خلک دونه څه نه لري چې یا یې ورباندې واچوي او یا ورباندې کیني او یا له شي ګټه واخلي. دا خلک مکمل ډېر تاوانه سوي دي، بیخي چې هغه ساحې څوک سترګو ویني. نصرت مرزا اس پاکستانی صحافی کے داؤں نے بھارت کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس معاملے پر تنازع بڑھنے کے بعد خود سابق نائب صدر حامد انصاری نے صفائی دی ہے۔ حامد انصاری نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آج اور کل میڈیا کے ایک حصے میں میرے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، اس میں بی جے پی کے سرکاری ترجمان بھی شامل ہے۔ آپ دیکھیے رپورٹ، ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔
नुसरत मिर्जा। इस पाकिस्तानी सहाफी के दावों ने भारत की सियासत में हलचल मचा दी है। इस मामले पर तनाज़ा बढ़ने के बाद खुद साबिक नायब सदर हामिद अंसारी ने सफाई दी है। हामिद अंसारी ने कहा कि मैंने न तो नुसरत मिर्जा को कभी बुलाया है और न ही उनसे मुलाकात की है। हामिद अंसारी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आज और कल मीडिया के एक हिस्से में मेरे खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इसमें बीजेपी के सरकारी तर्जुमान भी शामिल हैं। अंसारी ने कहा कि मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने हिंदुस्तान के नायब सदर होते हुए पाकिस्तानी सहाफी नुसरत मिर्जा को मदऊ किया था और ईरान में हिंदुस्तान के सफीर की हैसियत से कौमी मफाद से गद्दारी की थी। हामिद अंसारी ने कहा कि ये एक मालूम हकीकत है कि नायब सदर गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन को हुकूमत और आम तौर पर वजारत खारजा के मशवरे पर मदऊ करते हैं, जबकि मदऊ करने वालों की फहरिस्त मुंतज़मीन की तरफ से बनाई जाती है। ख्याल रहे कि पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत मिर्जा ने इल्ज़ाम लगाया था कि हिंदुस्तान के साबिक नायब सदर हामिद अंसारी ने उन्हें 2005 से 11 के दरमियान 5 बार दिल्ली बुलाया और गुफ्तगू के दौरान इंटेलिजेंस और हसास मालूमात शेयर की। नुसरत मिर्जा ने दावा किया कि उन्होंने ये मालूमात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ शेयर की थी, जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल की गई। नुसरत मिर्जा के इन दावों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हामिद अंसारी और कांग्रेस पार्टी पर सख्त हमला करते हुए संगीन सवालात उठाए। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि मिर्जा ने कहा कि हिंदुस्तान के दौरे के दौरान वो अंसारी से मिले और उन्होंने खुफिया और हसास मालूमात शेयर की। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नायब सदर का ओहदा एक आईनी ओहदा है और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में मालूमात शेयर नहीं की जा सकती क्योंकि उनका ताल्लुक कौमी सलामती से है। बीजेपी ने हामिद अंसारी पर मुल्क के मफाद के खिलाफ काम करने का इल्जाम लगाया है। हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक हिंदुस्तान के नायब सदर रहे। इससे पहले वो अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे थे। हामिद अंसारी 38 साल तक हिंदुस्तान की खारिजा खिदमत में थे और कई ममालिक में हिंदुस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।